Hello everyone. The course that we are completing in this series, in this watch list is getting started with dependency injection in .NET. So mostly we will be focusing on dependency injection only, and we will not take care of .NET. So .NET we will not worry about, and we will only be working on a dependency injection concept. Okay, so let's start with the dependency injection first. What is dependency injection? How it helps us? So all that we will take care of. So, first of all, what is dependency injection? And we will talk in terms of Spring because in Java, Spring is the one who provides us this functionality, dependency injection and all that. So, okay, so let's start. तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि डिज़ाइन पैटर्न है फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये कहता है कि डिपेंडेंसी को हटा देता है कोड से. कोड से डिपेंडेंसी को हटा देता है जिससे फ़ायदा ये हो जाता है कि मैनेज करना कोड और टेस्ट करना कोड आसान हो जाता है. आगे ये कहता है कि लूजली कपल्ड बना देता है हमारे कोड को, लूजली कपल्ड भी बना देता है. और लूजली कपल्ड बनाने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि लूजली कपल्ड के ही फायदे है कि तुम्हारा कोड मैनेज लग के करने लायक हो जाता है और टेस्ट करने लायक हो जाता है. क्योंकि तुम्हारी डिपेंडेंसी है वो तुम्हारे कोड के अंदर नहीं रहेगी, वो तुम्हारी बाहर से कंट्रोल होगी. तो तुम बाहर से प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की. तो वो हम देखने वाले हैं कैसे. तो उससे ये कहते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझने से पहले समझ लो कि डिपेंडेंसी लुकअप क्या होता है. तो ये कहता है कि रिसोर्स अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये डिपेंडेंसी लुकअप का जो अप्रोच है इसका मतलब ये है कि रिसोर्स को आफ्टर डिमांड के बाद करना. मतलब कैसे, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट का रिसोर्स चाहिए तो मैंने साथ साथ ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन न्यू कर लिया. तो एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसका स्टैटिक मेथड कॉल कर लिया. स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है ए का, ये स्टैटिक मेथड मान लो तुमने ये कॉल कर लिया. या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट से उठा लिया कि कॉन्टेक्स्ट बनाया, उससे तुमने अभी ये एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट बना दिया और तुमने यहाँ पे क्या करा, जिस इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट लुकअप से तुमने ए का बीन उठा लिया पूरा. तो कहते हैं ये लुकअप आप लुकअप कर रहे हो. पर्टिकुलर लुकअप क्या है, गेट द रिसोर्स आफ्टर डिमांड. ठीक है, डिमांड होने के बाद आपने इससे आपने रीड करा. ये कहते हैं बट प्रॉब्लम है भैया इन तरीकों में. ये कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि टाइटली कपल्ड कोड है, ये कोड जो टाइटली कपल्ड है. एंड इधर और रिसोर्स अगर चेंज हो गया भाई, जहाँ पे भी आपने वाला कोड लिख रखा है वहाँ पे अगर ये एक इम्प्लीमेंटेशन किसी ने चेंज कर दिया तो आपको ये वाला कोड भी फटेगा. जहाँ पे आपने यूज़ कर रखा है वहाँ पे ये वाला कोड भी फटेगा. तो ये कह रहा है कि आपका जो कोड है ना टाइटली कपल्ड है. दूसरे ये कहते हैं कि ये ईजी नहीं है टेस्ट करना. ठीक है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वेल टेस्टिंग द एप्लीकेशन स्पेशली इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. कहते हैं इसमें इसको प्रॉब्लम आएगी टेस्ट करने में भी, और ये इतना अच्छा नहीं है. तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं रिमूव डिपेंडेंसी फ्रॉम प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में से डिपेंडेंसी को रिमूव कर दो. ठीक है. सो ये, और हम जो भी डिपेंडेंसी जो भी होगी हम बाहर से एक्सएमएल से प्रोवाइड करा देंगे. तो तुम्हें इंटरनल मत लिखो, उसको बाहर वाले कोड में डाल दो जिससे कि टेस्ट करना आसान हो जाए. तुम उसमें जो भी चेंज करोगे बार बार तुम्हें कोड कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, तुम वो वाली डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हो बस एक्सएमएल में चेंज करके. ठीक है. और ये कोड जो है इससे लूजली कपल्ड हो जाता है और टेस्ट करना आसान हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे देखो, इसने जो एड्रेस है बाहर से इंजेक्ट कर रखा है, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस बाहर से इंजेक्ट कर रखा है, खुद से नहीं बनाया ऑब्जेक्ट उसका. तो ये अच्छा कोड है. तो ये कहते हैं कि बाहर के एक्सएमएल से हम प्रोवाइड करा देंगे. कहते हैं दो तरीके से तुम प्रोवाइड करा सकते हो, कंसल्टर के थ्रू भी कर सकते हो. तो ये कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो के थ्रू होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, एक होता है कंसल्टर के थ्रू, एक होता है सेटर मेथड के थ्रू. तो कंसल्टर के थ्रू कैसे होता है वो देख लेते हैं. तो ये तुम्हारा जो है कंसल्टर के थ्रू कर रखा है इसने. तो कैसे कर रखा है, ये क्लास एम्प्लॉय एक क्लास है. एम्प्लॉय क्लास के अंदर दो चीज़ें हैं, आईडी और नेम. तो इसमें तीन कंसल्टर दे रखे हैं, एक आईडी वाला, एक नेम वाला, एक आईडी और नेम दोनों वाला. तो इसने यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट वाली जो फाइल है, जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाली जो फाइल है, इसमें उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बीन डिफाइन कर रखी है ई नाम की, और एम्प्लॉय बोल दिया इसको. और तुमने बोला कि जो इंट टाइप का वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना, तो यहाँ पे एक इंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना. तो ये केवल एक वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला. ठीक है, ये करेगा और तो कुछ नहीं. बस ने फिर यहाँ तो यहाँ पे इसने बीन बना रखी है, इसने ई दिया और उसको बीन मिल गया, पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया उसका. तो बस यही है. अगला कर लेते हैं कि सेटर मेथड का थर्टी थ्रू कैसे होगा. तो इसने बोला कि इसे एम्प्लॉई वाला है, तो इसने सेटर गटर नहीं दिया कुछ भी, उसने बस इसने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, सेटर गटर दिए हुए, सेटर गटर दिए हुए हैं. तो अब ये क्या करेगा, ये प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द विन बाय दिस फाइल. तो ये फाइल प्रोवाइड कराएगा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन. तो उसने बोला बट इस बार प्रॉपर्टी नेम से कराएगा. तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ये रहा, एम्प्लॉय की बिन ये रही, और प्रॉपर्टी को सेट कर दे आईडी, नेम और सिटी. तो बीन वैसे बना रखी है जिसने फैक्ट्री बनी, बीन फैक्ट्री उठा ली और वहाँ से उसने बोला कि ऑब्जेक्ट नाम की मेरे को एम्प्लॉय ला के दे. ऑब्जेक्ट नाम की जो आईडी है बीन है, तो ये ऑब्जेक्ट नाम का ही था बीन. ठीक है. अब ये कहता है कि जो कंटेनर होते हैं, अच्छा उससे पहले कुछ कर लो, जो ये था ना जो कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो तुम बना रहे थे बीन. तो कंस्ट्रक्टर के पास एक हैज डिपेंडेंसी भी होती है. जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे ये है भाई देखो, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास एड्रेस हैज एड्रेस, एक एम्प्लॉय के पास एक एड्रेस भी होगा तो हैज वाले आ गई. तो यहाँ पे ना तुम्हें ये जो पिन बनेगा तो पहले एड्रेस का ही बनाना पड़ेगा जो डिपेंडेंट है एक्चुअली में. एम्प्लॉय डिपेंडेंट है एड्रेस पे, तो पहले एड्रेस का बना दो. एड्रेस को बना दिया तुमने, अभी सेलेक्ट तीन कंस्ट्रक्टर पास कर दिया है. ऐसे तुमने यहाँ पे एम्प्लॉय का बना दिया, सारे कंस्ट्रक्टर पास कर दिए तुमने, ये पैरामीटर्स है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स. और तुमने यहाँ पे रेफरेंस भी नहीं, तुमने उसको रेफरेंस भी दे दिया. तो इस तरीके से करते हैं. ओके. और यहाँ पे
उसने बता रखा है कि अगर आपको ये लिस्ट सेट भी पास करना है तो आप इसके थ्रू लिस्ट सेट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ये है, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये, तो आपने कैसे पास करा, आपने यहाँ पे ऐसे पास कर दिया, लिस्ट वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ये लिस्ट आपने ऐसे पास कर दिया, खत्म। और एक यहाँ पर चीज़ बच गई थी, वो तेरा था क्या, कंटेनर क्या होते हैं, ऐसे कंटेनर, ऐसे कंटेनर कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्टेंशिएट करने के, कॉन्फ़िगर करने के, असेंबल करने के ऑब्जेक्ट को। वो ये कि ये बीन को ये मैनेज करते हैं, बीन की डिपेंडेंट लाइफ साइकिल ये मैनेज करते हैं ऐसे कंटेनर। तो अगर तुमने नहीं करा ना तो ये मैनेज करेगा। तो एक और चीज़ है भाई, अगर तुमने इसको मैनेज करने का ट्राई करा, जैसे कि यहाँ पे तुमने क्या करा था, तुमने अगर यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में तुमने जैसे ये कर दिया, तो तुम इसकी जो लाइफ साइकिल है तुम मेंटेन कर रहे हो, तो ये गलत है। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो ऐसे कंटेनर होते हैं वो मेंटेन करते हैं एक लाइफ साइकिल पूरे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की। और ये कहते हैं कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये समझ से रीड करते हैं और उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्योंकि क्या क्या टास्क होता है ऐसे कंटेनर का, इंस्टेंशिएट द एप्लीकेशन क्लास, एप्लीकेशन इंस्टेंशिएट करना, कॉन्फ़िगर करना और असेंबल करना। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं ऐसे कंटेनर्स को, एक तो बीन फैक्ट्री के थ्रू, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। जो बीन फैक्ट्री आता है, बीन फैक्ट्री के थ्रू कैसे करोगे, ये रहा बीन फैक्ट्री, ये रहा। तो यहाँ पे ही आपको बीन फैक्ट्री के थ्रू करके दिखा रखा है, देखो क्लास ये बनाया, रिसोर्स बनाया, और बीन फैक्ट्री के थ्रू अपने रिसोर्स को पास कर दिया, आपको ये फैक्ट्री मिल गई। फैक्ट्री से तुम कोई सी भी उठा सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग बीन फैक्ट्री, तो ये बीन फैक्ट्री है। दूसरा ये आता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इंटरफेस एक्ट ऐसे कंटेनर की तरह काम करता है वो, और ये बीन फैक्ट्री के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये तुम दोनों की तरह से उठा सकते हो। अब ये कहता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये रहा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कैसे उठा सकते हो, ये रहा। तो दो तरीके से तुम जो है बीन बना सकते हो, ठीक है। We will start by getting an overview of the application. This is important since we will use the same code for the entire course. So let's head over to Visual Studio. Here's the sample application. Before we run the application, we need to start the web service. This is the people.service project. It's an ASP.NET Core project, so it's installed, and this is available. Open command prompt. This will put us in the project folder for the web service. To start the service, type .NET Run. And now we can see the service is listening at this address, HTTP localhost port 9874. So let's copy this address into the browser to see what we have. Now, in addition to the location, we're also going to add /API/people because that's the endpoint where the service is listening. And when we do that, we see we get the data from the web service. So this shows us that the service is running. Let's flip back to Visual Studio and run the application. I'll just press F5 to run. And when we click the Fetch People button, we see the data comes back in a friendly format. Also, down at the bottom, we see the data reader that is used, persondatareader.service.serviceReader. So let's close the application and look at the projects. The pattern that we're using here is known as MVVM, which stands for Model View View Model. Don't worry if you've not used the MVVM pattern before, you'll be able to follow along with the code just fine. In MVVM, the view is the UI of the application, the view model is the presentation logic, and the model is everything else. Let's walk through the projects to see the various layers. First, we have the view layer. This is the UI of the application. The People Viewer project is a WPF project using .NET Framework 4.7.2. This contains the UI elements such as the window, the buttons, and the list box. The next layer is the presentation layer. This contains the presentation logic that drives the UI, and this is where the view model lives in the MVVM pattern. The project PeopleViewer.presentation is a .NET Standard class library that has this presentation logic. The next layer is the data access layer. The project here, PersonDataReader.Service, is a .NET Standard class library, and this knows how to get data from a web service and then provide the C# objects that the presentation layer can use. The last layer is the data storage layer, and this is where our data resides. The People.Service project is an ASP.NET Core Web API project. As we've seen, this is a web service that provides the raw data that the data access layer uses. Finally, we have the PeopleViewer.Common project. This is a .NET Standard class library that has objects shared across all of the layers. Right now, it has the person class. When we look inside this class, we see that it consists of 6 properties and an override of the toString method. These are the properties that are shown in the UI. Now that we've seen the overall application, let's walk through the layers to see how they work. But if we look in the constructor, we also see that the view is newing up a people view model. Whenever we use new in our code, a couple of things happen. First, we need a compile time reference to that object. If we do not have the compile time reference, then our code will not build. In addition, whenever we new up an object, we become responsible for the lifetime of that object. The result of this is that the view is tightly coupled to the view model in the presentation layer. But if we continue, we see that things get worse. Here is the constructor for the view model, the presentation logic. In the constructor, we new up an instance of the service reader, a data access object. As we just saw, this means that we must have a compile time reference to the service reader assembly. And we also take responsibility for the lifetime of that object. And even more of a concern, the view model is selecting which data access technology to use. By newing up a service reader, the view model decides that the data will come from a web service.
The result is that the view model in the presentation layer is tightly coupled to the service reader in the data access layer. But things still get worse. When our service reader is instantiated, it news up an instance of a web client to access a production web service. This means that we have a compile time reference to the web client, and we are also responsible for the lifetime of that object. This could be a problem, particularly if we want to share a single web client across multiple requests in the application. The result is the data access layer is tightly coupled to the data store. The data access layer generally needs to know quite a bit about the data store, so tight coupling here does not bother me that much. However, this affects the overall coupling of the application. Since the view is tightly coupled to the presentation, and the presentation is tightly coupled to the data access, and the data access is tightly coupled to the data store, that means that the view is tightly coupled to the data store. And that makes me really nervous. But does it really matter? This is a pretty simple application. Do we need to worry about things like tight coupling? And the answer is yes. Why? Because I have a boss. अब ये जो एप्लीकेशन है, जो हमने एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें बॉस की तरफ से 2-3 रिक्वायरमेंट आ गई। पहली रिक्वायरमेंट ये आ गई, भाई डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये टेक्स्ट फाइल ही हो या वेब सर्विसेज हो या डॉक्यूमेंट डेटाबेस हो, कुछ भी हो सकता है, क्लाउड सर्विस हो सकता है, जीरो हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एसक्यूएल कुछ भी हो सकता है। तो अपने कोड को उस अकॉर्डिंग अडॉप्ट करो, इस अकॉर्डिंग के लिए डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो भाई हमने क्या करना पड़ेगा, जो पीपल व्यू मॉडल है, मॉडल के अंदर जो पहले डेटा सर्विस रीडर से रीड कर रहा था केवल, वो अभी किससे रीड कर सकता है, तो मुझे ये कोड चेंज करना पड़ेगा। सर्विस है तो इससे करो, टेक्स्ट है तो इससे करो, एसक्यूएल है तो इससे करो, डेटा टाइप कौन सा है तो मुझसे रीड करना पड़ेगा। ओके, ये से रीड करना पड़ेगा। ये कोड गंदा है, इतना अच्छा नहीं है, बट चलो ठीक है, इससे काम बन गया। फिर थोड़ी देर में दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई, वो कहता है कि तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करना है, डेटा एक्सेस लेयर के बीच में, डेटा स्टोर के बीच में कैसे यूज़ करना है, और वो भी ऑप्शनल, मतलब कोई बताएगा कि कैसे यूज़ करो या ना करो, तो उसमें भी तुम्हें मतलब वो रहेगा, तुम्हें बताना, मतलब बताएगा जैसे सर्विस कैश वाला सर्विस यूज़ करो, टेक्स्ट कैश वाला यूज़ करो। तो तुझे कोड को फिर से चेंज करना पड़ गया, तो तुमने फिर से कोड चेंज कर दिया। इतना अच्छा नहीं है, बट चलो ठीक है, तुमने कर दिया, काम बन रहा है। अब बट ये कहते हैं कि भी बंद रहा है, लेकिन ये वोलेट कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कोड है तुम्हारा पीपल व्यू मॉडल, ये देखा जाए तो ये यूआई को भी प्रेजेंट करता है, यूआई के लॉजिक को, प्रेजेंटेशन लॉजिक को भी प्रेजेंट करता है। ये डाटा सोर्स भी पिक कर रहा है, कौन सा डाटा सोर्स पिक करना है, ये इनका ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम भी मैनेज कर रहा है, कि इनको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, इसका लाइफ टाइम ये मैनेज कर रहा है। सही बात है कि ये कब खत्म होगा, कब मरेगा, तो लाइफ टाइम मैनेज कर रहा है, ये क्लास मैनेज कर दिया। और ये जो है डिसाइडिंग टू यूज़ कैश, की कैश यूज़ करना नहीं करना, तो इस वाली क्लास की ना रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल रही नहीं है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस क्लास की। तो ये गंदा कोड हो गया तेरा। अभी कह रहे हैं कि एक और वो आ गई रिक्वायरमेंट, उसमें कहा यूनिट टेस्ट केस लिखो। भाई यूनिट टेस्ट केस लिखने का मतलब, अगर मैं इसे स्टार्ट करता है व्यू मॉडल मॉडल, तो मुझे पता है कि व्यू मॉडल के अंदर सर्विस रीडर भी होना चाहिए, तो वो स्पेशल रन होना चाहिए, उसके अंदर सर्विस रीडर क्लास है, तो सर्विस रीडर की क्लास के अंदर वेब क्लाइंट पैसे रन होना चाहिए। तो मतलब यूनिट टेस्ट में नहीं लिखा जाएगा, यूनिट टेस्ट लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तुमने इसका भी बना रखा है, इसके तुमने इसका भी बना रखा है, तो भाई ये टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ये कोड टेस्ट नहीं हो पाएगा, ये बहुत गंदा कोड लिखा हुआ है। तो मेरे बॉस ने 3 रिक्वेस्ट बोली थी, सिंपल सी, डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट साइड कैसे लगाओ या फिर यूनिट टेस्ट लिखो। तीनों में से भाई ये इंप्लीमेंट करना बैंड बज जाएगी, तो देख अच्छा कोड एक तरीका होना चाहिए अच्छे तरीके से, ये तो बेकार तरीका जो मैंने करा है। तो तरीका है, बेटर तरीका है कि भैया लूज कपलिंग इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि तेरी जो है टाइट कपलिंग